Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Qamar Askari, and in this video I'm going to explain how feed forward neural network both passes, forward and backward pass of feed forward neural network can be implemented by using matrices and vectors, जिसमें हम ये भी देखेंगे कि जो बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम है जिसकी मदद से हम वेट्स को अपडेट कर रहे होते हैं उसको भी हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें इस वीडियो में हम ये बात तो नहीं करने जा रहे कि डेल्टा रूल जो है वो डिराइव कैसे होता है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जो है वो शेयर कर चुका हूँ, या वेट्स अपडेट करने के लिए हम किस तरह से एरर का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू दोज वेट्स, वो भी एक सेपरेट वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया है। हम इस वीडियो में सिर्फ स्पेशली बात करेंगे कि इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चर है जिसमें मल्टीपल हिडन लेयर्स हैं। तो क्या हम हर एक न्यूरॉन की आउटपुट सेपरेटली कंप्यूट करते हैं और क्या हम हर वेट को सेपरेटली अपडेट करते हैं? तो ऐसा नहीं है जी। हम पूरी लेयर के सारे न्यूरॉन्स की आउटपुट साइमल्टेनियसली बैक वक्त कंप्यूट कर सकते हैं, जस्ट मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके, और फिर एक लेयर के जो वेट्स हैं उनको हम एक ही गो में अपडेट कर सकते हैं, या उनके लिए हम डेरिवेटिव्स वगैरह कंप्यूट कर सकते हैं ताकि उन्हें अपडेट किया जा सके just by using matrices, matrix multiplications and vector multiplications। तो ये हम आज के इस वीडियो में इस चीज़ को हम देखेंगे जी। So first we'll talk about the matrix or vector based implementation of artificial neural network, and here you can see an architecture जिसमें दो hidden layers हैं और एक output layer है। नोटेशन में ऑलरेडी जो दूसरी वीडियोस में भी मैं रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जहाँ मैंने डिस्कस किए हैं मैंने इसी नोटेशन को फॉलो किया है। मैं थोड़ा सा इसका एक रिव्यू दे देता हूँ कि जो वेट्स हैं उनको W से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हर वेट को यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेयर के वेट्स को सुपरस्क्रिप्ट में उस लेयर का नंबर असाइन कर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस पर्टिकुलर वेट की बात करता हूँ तो सुपरस्क्रिप्ट यानी पैरेंथेसिस में जो 2 लिखा हुआ है वो ये बता रहा है कि ये सेकंड लेयर यानी सेकंड हिडन लेयर के वेट्स हैं, और सबस्क्रिप्ट में जो 2 1 लिखा हुआ है वो बेसिकली न्यूरॉन नंबर है, उस सोर्स न्यूरॉन नंबर है और डेस्टिनेशन न्यूरॉन का नंबर है। यानी फॉर एग्जांपल 2 1 मींस के अगली लेयर के सेकंड न्यूरॉन में ये कनेक्शन जो है ये इनपुट हो रहा है या ये कनेक्शन जा रहा है और ये ओरिजिनेट हो रहा है फर्स्ट न्यूरॉन ऑफ प्रीवियस लेयर से। तो लिहाजा इस तरह से आप किसी भी वेट को यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोरोवर जो न्यूरॉन्स की आउटपुट्स हैं उनको मैंने यहाँ ए से डिनोट किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस पर्टिकुलर न्यूरॉन की आउटपुट की बात करूं तो ये ए जो है ये बता रहा है कि इस न्यूरॉन की आउटपुट को मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, और सुपरस्क्रिप्ट में 2 से मुराद ये है कि ये सेकंड लेयर के न्यूरॉन की आउटपुट है, और सबस्क्रिप्ट में जो 1 लिखा हुआ है ये हमें बता रहा है कि सेकंड लेयर के पहले न्यूरॉन की आउटपुट है। तो इस तरह से ये हमने एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर लिया जिसमें हर न्यूरॉन की आउटपुट यूनिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है और हर वेट को यूनिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब इस जो असल हमारा मकसद है इस वीडियो का कि अब हम अगर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, यानी आप जानते हैं कि फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में हमारे पास 2 पासेस होते हैं, एक फॉरवर्ड पास एक बैकवर्ड पास। फॉरवर्ड पास में पहले हमने आउटपुट कंप्यूट करनी होती है, और फिर जब हम आउटपुट कंप्यूट कर लेते हैं तो फिर उस आउटपुट और जो डिज़ायर्ड आउटपुट थी उसके डिफरेंस की बुनियाद पे, जिसे एरर कहते हैं, फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं उस एरर का विद रिस्पेक्ट टू दी वेट्स और उन वेट्स को अपडेट करते हैं इन बैकवर्ड पास। तो ये काम क्या हम इंडिविजुअली हर वेट के लिए सेपरेटली करते हैं या हर न्यूरॉन की आउटपुट एक एक करके हम कंप्यूट करते हैं? तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हमारा ये टास्क बन जाएगा। तो इसका एक आसान सा तरीका ये है कि अगर इन वेट्स को और इन आउटपुट्स को वेक्टर्स और मैट्रिसेस की शक्ल में लिख लिया जाए तो फिर आप जस्ट इनको मल्टीप्लाई करते हुए पूरी लेयर के तमाम न्यूरॉन्स की आउटपुट कंप्यूट कर सकते हैं और पूरी लेयर के तमाम वेट्स को अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने यहाँ पे किया ये है कि एक स्पेसिफिक
एक ख़ास तरीके से मैंने इनको डिफ़ाइन करने के लिए नोटेशन इंट्रोड्यूस करवा दी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल A0, तो ये बता रहा है कि ज़ीरो लेयर के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी आउटपुट। तो एक्चुअली जो ज़ीरो लेयर है, जो लेयर नंबर ज़ीरो, जो एक्चुअली इनपुट लेयर है हमारी, वो न्यूरॉन्स नहीं है। तो उसमें जो भी इनपुट आ रही है, उस इनपुट को अगर आप एक वेक्टर की शेप दे दें, कि जैसे कि अब इसमें हमारे पास दो इनपुट्स हैं x1 और x2, तो मैं उन दोनों को एक वेक्टर की शेप में स्टोर करके रख सकता हूँ। यानी जो भी इनपुट हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसको मैं एक कॉलम वेक्टर कह रहा हूँ, और उसको मैं नाम दे रहा हूँ A0। सुपरस्क्रिप्ट में मैं ज़ीरो मेंशन कर रहा हूँ, जो बेसिकली लेयर की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि ये लेयर ज़ीरो की आउटपुट्स हैं। एक्चुअली ये हमारी इनपुट्स हैं। इसी तरह से हमारे पास जो पहली लेयर है, पहली हिडन लेयर, उसके जो वेट्स हैं, उन वेट्स को यहाँ पे मैंने स्टोर करने के लिए एक मैट्रिक्स बना दी है, और उस मैट्रिक्स का नाम मैंने रखा है W, और उसको यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये किस लेयर के वेट्स हैं, वो मैंने सुपरस्क्रिप्ट में पैरेंथेसाइज कर दिया कि ये फर्स्ट हिडन लेयर के वेट्स हैं। तो अगर आप इस फर्स्ट लेयर के वेट्स यहाँ से देखें, यानी ये वाले जो वेट्स हैं ये आप देखें, तो ये टोटल हमारे पास 6 वेट्स हैं, जिसमें हमारे पास अगली लेयर के जो दो न्यूरॉन्स हैं, हर एक न्यूरॉन के लिए 3-3 वेट्स आपने यहाँ पे असाइन किए हुए हैं, क्योंकि पिछली लेयर के दो इनपुट्स आ रही हैं और तीसरी चीज़ जो आ रही है वो बायस है। तो बेसिकली 3-3 इनपुट्स दोनों न्यूरॉन्स में आ रही हैं। तो मैंने इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है कि जो पहली रो है यहाँ पे, ये पहले न्यूरॉन के वो पहले न्यूरॉन में आने वाली इनपुट्स के वेट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पहले न्यूरॉन को देखूं, तो इसकी पहली इनपुट जो बायस से आ रही है वो है W110, तो ये वो इनपुट है W110। दूसरी इनपुट जो इसमें X1 से आ रही है वो है W111, ठीक है जी, और ये आ गया हमारे पास W111। और तीसरी इनपुट जो इसमें आ रही है वो है W112, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया W112। तो चूँकि प्रीवियस लेयर में 3 एलिमेंट्स हैं इंक्लूडिंग बायस, या 3 कह लें कि इनपुट्स हैं इंक्लूडिंग बायस, तो इस रो में 3 एंट्रीज़ होंगी। और इसी तरह से जो हमारा दूसरा आउटपुट न्यूरॉन है, उस न्यूरॉन के लिए मैंने दूसरी रो में उसके वेट्स को उसी तरतीब से मेंशन कर दिया है कि जो बायस से इनपुट आ रही है उसका जो वेट है, जैसे मैं यहाँ पे W120 कह रहा हूँ, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। और जो X1 से इनपुट आ रही है उसका जो वेट है वो है W121, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और फिर X2 से जो इनपुट आ रही है उसका वेट है W122, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये मैट्रिक्स इस तरीके से हमने डिज़ाइन कर ली, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर होंगी अगली लेयर के नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स के, और कॉलम्स बराबर होंगे पिछली लेयर से आने वाली इनपुट्स के बराबर होंगे। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस हिडन लेयर को देखूं, यानी जो लेयर नंबर 1 है, तो इस हिडन लेयर में टोटल मेरे पास जो न्यूरॉन्स हैं वो 2 हैं। तो 2 न्यूरॉन्स हैं, इसलिए मेरे पास इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ होंगी। और इससे पिछली लेयर के अंदर मैं टोटल इनपुट्स देखूं इंक्लूडिंग बायस, तो वो मेरे पास 3 हैं, तो 3 इसमें कॉलम होंगे। तो इस तरीके से आप इस वेट मैट्रिक्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अब अगर आप इस अगली लेयर पर मूव करें, तो उसके लिए भी आप ये दोनों चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पहली हिडन लेयर की जो के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनकी तादाद 2 है, तो उनकी आउटपुट्स को स्टोर करने के लिए मैंने एक मैट्रिक्स एक वेक्टर कॉलम वेक्टर बना दिया, जिसका नाम मैंने रखा A1। यानी सुपरस्क्रिप्ट में जो 1 है वो ये बता रहा है कि ये फर्स्ट लेयर की आउटपुट्स हैं, और उसके अंदर जो पहली एंट्री है वो है A11, जो कि एक्चुअली फर्स्ट लेयर के इस फर्स्ट न्यूरॉन की आउटपुट है। और दूसरी एंट्री जो है इसमें वो है A12, जो कि फर्स्ट हिडन लेयर के दूसरे न्यूरॉन की आउटपुट है, जिसे हम A12 कह रहे हैं। तो बेसिकली उसी रूल के मुताबिक आपने इस लेयर के न्यूरॉन्स की आउटपुट को एक कॉलम वेक्टर में स्टोर कर लिया। और इसकी जो वेट मैट्रिक्स है, ज़ाहिरी बात है कि ये जो वेट मैट्रिक्स है अब ये सेकंड हिडन लेयर की है। जो प्रीवियस वेट मैट्रिक्स थी वो फर्स्ट हिडन लेयर की थी, ये सेकंड हिडन लेयर की है, तो इसलिए मैंने इसका नाम क्या रख दिया, W2। सुपरस्क्रिप्ट में जो 2 है ये बता रहा है कि दिस इज सेकंड हिडन लेयर्स वेट्स। तो उसके लिए आपने
यहाँ पे देखा कि इसमें कितने, यानी जो सेकंड हिडन लेयर है इसमें कितने न्यूरॉन्स हैं, तो इसमें 2 न्यूरॉन्स हैं। इसका मतलब मेरे पास मेरी जो वेट मैट्रिक्स है उसमें 2 रोज़ होंगी। पहली रो पहले न्यूरॉन के लिए, दूसरी रो दूसरे न्यूरॉन के वेट्स को स्टोर करने के लिए। और इससे जो प्रीवियस लेयर है इंक्लूडिंग बायस, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसमें मेरे पास 2 न्यूरॉन्स हैं और 1 बायस है। तो दोनों चीज़ों को मिला के ये टोटल 3 मेरे पास इनपुट्स बनेंगी हर न्यूरॉन के लिए जो सेकंड हिडन लेयर के अंदर मौजूद है उनके लिए। तो इस वजह से कॉलम मेरे पास 3 होंगे। तो सेम वही रूल, सेम प्रिंसिपल यूज़ करते हुए अब मैंने सेकंड हिडन लेयर के न्यूरॉन की वेट्स जो हैं उसी तरह से अरेंज करके यहाँ पे स्टोर कर ली हैं। और फिर मैं यही अमल जो है दोहराऊँगा सेकंड हिडन लेयर की आउटपुट्स को स्टोर करने के लिए A2 में। और थर्ड जो मेरे पास अब लेयर है वो हिडन लेयर नहीं है, वो आउटपुट लेयर है। ये जो थर्ड लेयर है ये हमारे पास आउटपुट लेयर है। तो इसके वेट्स को मैं W3 कह रहा हूँ और इसको मैंने स्टोर करने के लिए भी एक मैट्रिक्स यहाँ पे बना दी है। इसमें भी चूँकि हमारे पास थर्ड जो लेयर है उसमें चूँकि 2 न्यूरॉन्स हैं तो 2 रोज़ होंगी मैट्रिक्स में, और उससे पिछली लेयर जिससे कनेक्शंस आ रहे हैं उसके अंदर भी मेरे पास इंक्लूडिंग बायस 3 इनपुट्स आ रही हैं वहाँ से, तो इसमें 3 कॉलम्स होंगे। और फाइनली हमारे पास जो आउटपुट कॉलम है या आउटपुट न्यूरॉन्स की लेयर है उनकी आउटपुट्स को स्टोर करने के लिए भी मैंने उसी नोटेशन को फॉलो करते हुए A3 के नाम से A3 के नाम से एक कॉलम वेक्टर बना दिया जिसमें मैं आउटपुट लेयर के आउटपुट्स को स्टोर कर सकता हूँ। तो आई होप कि ये नोटेशन आप समझ चुके होंगे। अब मेरे पास जितना मर्ज़ी कोई बड़ा न्यूरल नेटवर्क आ जाता है, मैं उसके हर लेयर के न्यूरॉन्स की आउटपुट्स को कॉलम वेक्टर्स में और उसके वेट्स को एक वेट मैट्रिक्स में स्टोर कर सकता हूँ, जिस मैट्रिक्स का साइज़ क्या होगा कि अगली लेयर में जितने न्यूरॉन्स हैं उतनी रोज़ होंगी और उससे पिछली लेयर जहाँ से कनेक्शन वेट्स आ रहे हैं उसमें जितने न्यूरॉन्स हैं उसमें एक ऐड कर दें बायस वाली एंट्री और उतने उसमें कॉलम्स होंगे। तो इस तरीके से आप पूरे का पूरा न्यूरल नेटवर्क जो है वो मैट्रिसेस और कॉलम वेक्टर्स की अब हम बात करेंगे फॉरवर्ड पास की कि जी अब इन वेट मैट्रिसेस को इस्तेमाल करते हुए कैसे हम आउटपुट कंप्यूट कर सकते हैं, यानी कि हमें एक एक न्यूरॉन की बारी बारी आउटपुट कंप्यूट ना करनी पड़े बल्कि एक लेयर में जितने भी न्यूरॉन्स हैं एक बैक वक्त उन सब की आउटपुट जो है वो हम कंप्यूट कर सकें। तो ये हम कैसे कर सकते हैं ये अब हम देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जी इस चीज़ को कि मेरे पास अगर मुझे किसी आयत लेयर के कह लें कि आयत लेयर में जो न्यूरॉन्स मौजूद हैं उनकी अगर मुझे आउटपुट कंप्यूट करनी है, अगर आयत लेयर के न्यूरॉन्स की आउटपुट कंप्यूट करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उस आयत लेयर की जो वेट मैट्रिक्स है उसको ज़रब देनी होगी उस आयत लेयर से जो पिछली लेयर है उसकी आउटपुट्स के साथ, और जो जवाब आएगा उसको मुझे एक्टिवेशन फंक्शन में पास करना होगा और फाइनल आंसर जो होगा वो आउटपुट होगी आयत लेयर के न्यूरॉन्स की। इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने नीचे पहली लेयर जो है उसके लिए ये करके दिखाया है, और सेम ये प्रिंसिपल जो है फिर आप पहली लेयर के न्यूरॉन्स की आउटपुट कंप्यूट कर लेंगे तो फिर उसको इस्तेमाल करते हुए दूसरी लेयर के न्यूरॉन्स की आउटपुट कंप्यूट कर सकते हैं, और फिर उसकी आउटपुट जब कंप्यूट हो जाएगी तो उसको इस्तेमाल करते हुए आप उससे अगली लेयर के न्यूरॉन्स की आउटपुट कंप्यूट कर सकते हैं, और ये फॉरवर्ड पास इस तरह से आप आउटपुट लेयर तक लेके जा सकते हैं। तो फर्स्ट लेयर के जो न्यूरॉन्स हैं पहले हम उनकी एक्टिवेशंस कंप्यूट करेंगे। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि एक्टिवेशन और एक्चुअल आउटपुट में क्या फ़र्क होता है। एक्टिवेशन ये है कि जब आप वेट्स और आने वाली इनपुट्स को ज़रब दे के जमा करते हैं तो वो है रॉ आउटपुट, उसे हम कहते हैं, वो बेसिकली एक्टिवेशन है। उस एक्टिवेशन को हम एक्टिवेशन फंक्शन में पास करते हैं और फिर जो जवाब हमें मिलता है वो एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड फंक्शन हो सकता है, हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन हो सकता है या कोई और हो सकता है। उससे हमें जो जवाब मिलता है फिर उस जवाब को हम कहते हैं कि दिस इज़ फाइनल आउटपुट ऑफ ए न्यूरॉन। तो ये हमारे पास पहले हम एक्टिवेशंस, पहले किसी भी एक लेयर के न्यूरॉन्स की एक्टिवेशन कंप्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, उस लेयर के जो वेट मैट्रिक्स है उस वेट मैट्रिक्स को ज़रब दे देंगे उससे पिछली लेयर के
जो कह लें कि उससे पिछली लेयर की जो आउटपुट थी, आउटपुट वाला कॉलम था उसके साथ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है जिसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जब हम न्यूरॉन्स की हर लेयर के न्यूरॉन्स की आउटपुट स्टोर करते हैं तो उसमें हम सिर्फ न्यूरॉन्स की आउटपुट स्टोर करते हैं, बायस को हम स्टोर नहीं करते। लेकिन जब हम अगली लेयर के न्यूरॉन्स की आउटपुट कंप्यूट कर रहे होते हैं तो फिर बायस जो है वो अपने वेट्स के साथ मल्टीप्लाई होके जमा होती है तो आउटपुट कंप्यूट होती है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए जब भी हमें किसी लेयर के न्यूरॉन्स की आउटपुट कंप्यूट करनी होगी तो पिछली लेयर के न्यूरॉन्स की जो आउटपुट्स हैं उनके साथ बायस को पहले एक्सप्लिसिटली जोड़ना होगा। यानी कि अगर मैं ये बात करूं कि A0 यानी पिछली जो 0 नंबर लेयर थी जिसे इनपुट लेयर हम बेसिकली कहते हैं, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ ये दो एंट्रीज़ थी, यानी X1 था और X2 था, और बायस को अब हमने एक्सप्लिसिटली ऐड किया पहले A0 के अंदर, और ये बायस जब ऐड हो गई तो अब ये दोनों मैट्रिसेस, अब ये मैट्रिक्स और ये कॉलम वेक्टर जो है ये कंपैटिबल हैं कि अब इनको मल्टीप्लाई किया जा सके, क्योंकि इसका साइज़ जो है वो हमारे पास है 2 क्रॉस 3 और ये अब हमारे पास आ गया 3 क्रॉस 1। तो दोनों अब कंपैटिबल हो गए हैं। जब आप इन्हें ज़रब देंगे तो आपके पास एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये वाली आएगी। ठीक है जी, ये एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी जिसमें आप अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप जानते ही हैं कि इसकी पहली रो को आप इस वेक्टर से ज़रब देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और फिर दूसरी रो को इस वेक्टर से ज़रब देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो दिस इज़ नॉट एक्चुअली द फाइनल आउटपुट। इसे यहाँ पे वैसे मुझे लिखना चाहिए था कि एक्टिवेशन, ये अभी एक्टिवेशन आई है, ये रॉ आउटपुट आई है, और फिर इस एक्टिवेशन मैट्रिक्स को जो कि हमने अभी कंप्यूट की है, ये बेसिकली ये कॉलम वेक्टर बना है क्योंकि इसमें दो रोज़ हैं और एक ही कॉलम है। तो इसको आप सिग्मॉइड फंक्शन में पास कर देंगे, यानी इसको जो भी एक्टिवेशन फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं उसमें पास कर देंगे, और जो आउटपुट फिर एलिमेंट, यानी इस पहले एलिमेंट का सिग्मॉइड या जो भी आपने एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ किया है उसके मुताबिक आउटपुट सेपरेटली कंप्यूट होगी, और फिर दूसरे एलिमेंट को भी आप सिग्मॉइड या अपने उस एक्टिवेशन फंक्शन में पास करेंगे और उसकी भी आउटपुट सेपरेटली कंप्यूट होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक अगली लेयर के न्यूरॉन्स की आउटपुट। तो ये एक सिंपल सा मेथड है जी, फॉर्मूला ऊपर गिवन है कि आपने किसी भी लेयर के न्यूरॉन्स की आउटपुट कंप्यूट करनी है तो उस लेयर के वेट्स को पिछली लेयर के न्यूरॉन्स की आउटपुट, अगर पिछली लेयर एक न्यूरॉन्स की लेयर है तो उनकी आउटपुट, और अगर वो इनपुट लेयर है तो जो भी इनपुट्स आ रही हैं वहाँ पे वो उसके अंदर बायस ऐड करके एक्सप्लिसिटली आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो जवाब आएगा उन एलिमेंट्स को आप एलिमेंट वाइज, यानी वो जो भी आंसर आपके पास आता है उसको आप एक्टिवेशन फंक्शन में पास करके फाइनल अपने उन न्यूरॉन्स की आउटपुट को कंप्यूट कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड पास इज़ दैट सिंपल, यानी ये अमल अब आप आगे अगली लेयर्स के ऊपर भी इसी तरह से चला सकते हैं। यानी अगर आपके पास पिछली लेयर की आउटपुट्स मौजूद हैं तो आप उससे अगली लेयर की आउटपुट्स को कंप्यूट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द वेट मैट्रिक्स विद द आउटपुट ऑफ प्रीवियस लेयर, बट उसमें आप पहले बायस टर्म एक्सप्लिसिटली ऐड करते हैं, और जो जवाब आता है उसको फिर आप एक्टिवेशन फंक्शन में से पास करते हुए फाइनल आउटपुट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जी बैकवर्ड पास की, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा इसमें ज़्यादा हमें मुश्किल भी होती है। कि बैकवर्ड पास मींस कि आपको पता है कि जब आप बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम यूज़ कर रहे होते हैं वेट्स अपडेट करने के लिए, तो सबसे पहले आप आउटपुट लेयर के वेट्स अपडेट करते हैं और आउटपुट न्यूरॉन्स के एरर्स फाइंड करते हैं। फिर आप आउटपुट न्यूरॉन्स के एरर्स की बुनियाद पर उससे पिछली लेयर, जो सेकंड लास्ट लेयर, हिडन लेयर जो है, वो लास्ट हिडन लेयर जो होगी या सेकंड लास्ट लेयर जो है आपके न्यूरल नेटवर्क की, उसके एरर्स निकालते हैं और उनके एरर्स की बुनियाद पर उस लेयर के वेट्स अपडेट करते हैं। फिर उससे पिछली लेयर के एरर्स निकालते हैं और उसकी बुनियाद पर उससे पिछली लेयर के एरर्स वेट्स अपडेट करते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं अच्छे तरीके से क्लियर कि कैसे वो जो एरर है वो बैकवर्ड प्रोपेगेट करता है,
तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोस में इस कॉन्सेप्ट को शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं उनका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी और इस वीडियो के अंदर भी शेयर कर दूँगा। तो अभी हम देखते हैं जी बैकवर्ड पास में पूरी लेयर के तमाम वेट्स साइमल्टेनियसली किस तरह से अपडेट हो सकते हैं। तो ये आपके पास एक ऊपर आप फॉर्मूला देख सकते हैं जी कि अगर आप लास्ट लेयर के जो वेट्स हैं उनको अपडेट करना चाह रहे हैं तो पहले आपको लास्ट लेयर का एरर जो है, ई फॉर एरर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, उसको कंप्यूट करना होगा। और अगेन इस पर सेपरेट वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से डिटेल अगर आपको चाहिए। तो सिंपली अब यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर मुझे जो लास्ट लेयर है जिसे हम आउटपुट लेयर भी कहते हैं, यानी कि ये वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर जो है जो हमारे पास लास्ट लेयर आ रही है, अगर मुझे इस लेयर के न्यूरॉन्स के एरर फाइंड करने हैं, पूरी की पूरी लेयर में जितने भी न्यूरॉन्स हैं सबका एरर इकट्ठा फाइंड करना है, तो मुझे इस लेयर के जो न्यूरॉन्स हैं इनकी एक्चुअल आउटपुट्स, एक्चुअल आउटपुट मतलब वो आउटपुट जो ये न्यूरॉन्स हमें दे रहे हैं, माइनस जो डिज़ायर्ड आउटपुट्स हैं, जो इन न्यूरॉन्स से रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड आउटपुट्स, जो टारगेट आउटपुट्स हैं, उनको हम माइनस कर देते हैं। और फिर एलिमेंट वाइज, दिस मल्टीप्लिकेशन इज एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि मेरे पास अगर एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है सपोज ये, और एक और इसी, फिर उसके लिए साइज़ वही होना चाहिए मैट्रिक्स का जो आपके पास एक मैट्रिक्स है, दूसरी का भी साइज़ वही होना चाहिए। तो अब एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन ये है कि ये वाला एलिमेंट जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जी, और मेरे पास जो जवाब है आगे ये 1 ज़रब 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर ये वाला एलिमेंट जो है ये इससे ज़रब खाएगा, तो ये 3 ज़रब 1, ये भी 3 आ जाएगा। ये वाला एलिमेंट इससे ज़रब खाएगा तो ये 2 ज़रब 0, 0 आ जाएगा। और फिर ये वाला 4 जो है ये इस 2 से ज़रब खाएगा तो 2 ज़रब 4 जो है वो 8 के बराबर होता है, तो यहाँ 8 आ जाएगा। तो दिस इज़ एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। तो फिर हम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो हमारे पास डिफरेंस आया है हमारी एक्चुअल आउटपुट, यानी जो न्यूरॉन्स हैं उनकी जो एक्चुअल आउटपुट्स हैं और जो डिज़ायर्ड आउटपुट्स थी उनका जो डिफरेंस आया है उसे एलिमेंट वाइज हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, वो जो आउटपुट लेयर के एक्टिवेशंस हैं या जो एक्टिवेशन फंक्शन में जो हमने पास करके आउटपुट कंप्यूट की थी उनका, ये जी क्या है, ये एक्टिवेशन फंक्शन है, और ये प्राइम क्या है, डेरिवेशन ऑफ दैट एक्टिवेशन फंक्शन। तो उन आउटपुट लेयर की जो आउटपुट्स हैं उनका हम डेरिवेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिवेशन ऑफ दोज फंक्शंस। तो डेरिवेटिव, जैसे कि सिग्मॉइड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो में उसको भी एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर कोई और आप एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो फिर उस हिसाब से उसका डेरिवेटिव आएगा। तो जो भी डेरिवेटिव बहरहाल आपके पास आउटपुट लेयर पे आ रहा है, यानी ये है क्या, बेसिकली इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा अगर फॉर्म में, बेटर फॉर्म में लिखूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि डी ऑफ जो भी हमारे पास एक्टिवेशन आई है रॉ आउटपुट जो कि वेट्स और इनपुट्स को ज़रब देने से आती है, तो एल लेयर की जो एक्टिवेशन है उसका डेरिवेटिव, यानी उस फंक्शन का डेरिवेटिव डी ऑफ जी, यहाँ पे जी आएगा जी, डी ऑफ जी ऑफ एक्टिवेशन विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्टिवेशन, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन कि एक्टिवेशन के विद रिस्पेक्ट उसकी आउटपुट का डेरिवेटिव, यानी आउटपुट फंक्शन या डेरिवेशन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ रहा है। तो ये बेसिकली आपने कंप्यूट करना होता है और इसे आपने मल्टीप्लाई करना होता है। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हाउ द डेरिवेटिव कैन बी टेकन, और वो सारी उसकी डिटेल वो सेपरेटली मैंने एक वीडियो में बता दी हुई है। अब यहाँ पे हम सिर्फ इम्प्लीमेंट करने के हवाले से बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे आउटपुट लेयर का नंबर क्या है, 3। देयर आर बेसिकली 3 लेयर्स, 2 हिडन लेयर्स एंड 1 आउटपुट लेयर। तो 3 नंबर लेयर के अगर मुझे ये एरर कंप्यूट करना है, पहले एरर कंप्यूट करके रख लेंगे और उससे फिर वेट बड़ी आसानी से अपडेट हो जाएंगे। तो ये एरर E3 अगर मुझे कंप्यूट करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे उस 3rd लेयर के आउटपुट वेक्टर में से जो डिज़ायर्ड आउटपुट है, जो चाहिए उन न्यूरॉन से आउटपुट, उसको माइनस करना होगा।
तो ये बेसिकली A3 वो हमारे पास जो था जिसे हम Y एक्चुअल कह रहे हैं, जो असल आउटपुट आ रही है हमारी न्यूरॉन्स की, वो ये कॉलम वेक्टर के अंदर स्टोर्ड है। और इसमें से आप पूरे वेक्टर में से आप एक ही वक्त में माइनस कर सकते हैं जो डिज़ायर्ड आउटपुट थी कि भाई जो न्यूरॉन 1 है आउटपुट लेयर में उसे क्या आउटपुट देनी चाहिए, उसे मैं Y1 कह रहा हूँ। और जो न्यूरॉन नंबर 2 है आउटपुट लेयर में उसे क्या आउटपुट देनी चाहिए, उसे मैं Y2 कह रहा हूँ। तो वो जो डिज़ायर्ड आउटपुट वाला कॉलम है वो आप इसमें से माइनस कर देंगे। और फिर ये जो हमारे पास जो आउटपुट लेयर के जो न्यूरॉन्स हैं उन की जो आउटपुट्स हैं उनका डेरिवेशन हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिवेशन ऑफ दोज न्यूरॉन्स, यानी जिसे मैं G प्राइम कह रहा हूँ, एक्टिवेशन फंक्शन का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिवेशंस, वो हम निकालेंगे। और जो जवाब आएगा उसे एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इधर से जवाब आएगा उसके साथ, जो ऊपर फॉर्मूला भी गिवन है। यानी कि ये क्या बनेगा हमारे पास, ये चीज़ बन जाएगी कि क्या इसमें आ रहा है कि A1 यानी इस एलिमेंट में से ये एलिमेंट माइनस होगा और फिर इस एलिमेंट का जो भी डेरिवेशन आएगा उसके साथ ये ज़रब खाएगा, यानी A31 माइनस Y1 मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेशन ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन, यानी कि वो जो डेरिवेशन वाला कॉन्सेप्ट है उसके साथ ही ये एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों के डिफरेंस को फिर आप आगे मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसकी एक्टिवेशन के विद रिस्पेक्ट जो डेरिवेशन आएगा उसके साथ। तो ये हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो पहली टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये पहले आउटपुट न्यूरॉन का एरर है और ये जो दूसरी टर्म है ये दूसरे आउटपुट न्यूरॉन का एरर है। तो आप एक पूरी लेयर के तमाम न्यूरॉन्स का इकट्ठा एरर फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला के ज़रिए। ये जो फॉर्मूला है इसे मैटलैब में इम्प्लीमेंट करने के लिए आप सिर्फ एक लाइन में इसे बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो शेयर करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि मैटलैब के अंदर हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। ओके जी, अब हमने क्या किया कि हमने एरर कंप्यूट कर लिया लास्ट लेयर के दोनों न्यूरॉन्स का। अब हम उस एरर की बुनियाद पर वेट अपडेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा एक रूल है, और वो रूल ये है कि आपको करना ये है कि अगर आपने जानना है, अच्छा वेट अपडेट करने का रूल क्या था, डेल्टा रूल, जनरलाइज डेल्टा रूल जो बैक प्रोपेगेशन में हम पढ़ते हैं, वो यही है कि ओल्ड वेट में से माइनस कर देते हैं सम लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू दैट वेट। तो ये अब हम क्या कर रहे हैं, हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू ईच वेट ऑफ लेयर नंबर 3, यानी तीसरी लेयर के जो हर सारे वेट्स हैं, यानी ये वाले जो वेट्स हैं, इस लेयर के तमाम वेट्स के विद रिस्पेक्ट एरर का डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं हम। और वो हम देखेंगे कि एक ही जगह पर एक ही वक्त में हम मल्टीप्लाई करके दो मैट्रिसेस को या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए हम ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें तीसरी लेयर के वेट्स अगर हमने अपडेट करने के लिए डेरिवेटिव निकालना है एरर का विद रिस्पेक्ट टू दोज वेट्स, तो हमें तीसरी लेयर के एरर जो हमने अभी कंप्यूट किया इन प्रीवियस स्लाइड, उसे मल्टीप्लाई करना होगा उससे पिछली लेयर के आउटपुट्स के साथ, उससे पिछली लेयर के आउटपुट्स के साथ। लेकिन ये जो आपको टी नज़र आ रहा है, ये टी ये बता रहा है कि आप उसको ट्रांसपोज ले लेंगे, यानी वो कॉलम वेक्टर था तो उसे आप क्या करेंगे, एक रो वेक्टर बना लेंगे, यानी इन अदर वर्ड्स। लेकिन उस काम को करने से पहले आपने करना क्या है, उसमें आपने ये 1 बायस टर्म एक्सप्लिसिटली ऐड करनी है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, यानी इन अदर वर्ड्स मेरे पास आउटपुट लेयर में दो न्यूरॉन्स थे, तो दोनों का एरर मैंने अभी कंप्यूट किया इन प्रीवियस स्लाइड। तो मेरे पास ये वाली मैट्रिक्स आई थी, या ये वाला एक कॉलम वेक्टर आया था जिसमें मेरे पास 2 रोज़ हैं जी, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं इसमें, 1 है। ठीक हो गया। अब ये जो मेरे पास जो प्रीवियस लेयर की आउटपुट्स हैं, तो प्रीवियस लेयर में भी मेरे पास 2 न्यूरॉन्स हैं, तो जाहिर बात है उसमें 2 आउटपुट्स होंगी। लेकिन जब मैं उसमें एक बायस टर्म भी साथ ऐड कर दूंगा, ये वाली बायस टर्म, तो मेरे पास इसमें 3 एंट्रीज हो जाएंगी। ठीक है जी, एक 1, दूसरा इसमें प्रीवियस लेयर के पहले न्यूरॉन की आउटपुट और प्रीवियस लेयर के दूसरे न्यूरॉन की आउटपुट। और जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो पहले ये 3 × 1 की का कॉलम था ये,
कॉलम वेक्टर था, अब ये बन जाएगा 1 इंटू 3 का एक रो वेक्टर। क्यों? क्योंकि मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया। तो हमेशा मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो जब मैंने ये काम किया तो अब ये दोनों कंपैटिबल हो गए। ये 2 इंटू 1 है, ये 1 इंटू 3 है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो होगा 2 इंटू 3 की एक मैट्रिक्स। ठीक है जी, क्योंकि 2 इंटू 1 इज़ कंपैटिबल विद 1 इंटू 3, बिकॉज 2 इंटू 1 का मतलब है कि दो रोज़ एक कॉलम, और इस प्रीवियस मैट्रिक्स के अंदर जितने कॉलम हों अगली मैट्रिक्स में जिसके साथ ज़रब दे रहे हैं उसमें उतनी रोज़ होनी चाहिए। तो इसमें कितनी रोज़ होंगी? फिर एक रो है तो प्रीवियस मैट्रिक्स में एक कॉलम है, तो ये कंपैटिबल है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 की एक मैट्रिक्स आपके पास ये वाली आ जाएगी। ठीक है जी, आप ये देख सकते हैं, आप इसे ज़रब दे के ये इसे क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा, यही आंसर आपके पास फाइनली आएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब जिस लेयर के वेट्स अपडेट करने हैं उस लेयर के अंदर जो मैट्रिक्स है वेट्स की, उसका साइज़ क्या है, यानी कि ये वाले जो वेट्स हैं इनका साइज़ क्या है। ये जो वेट मैट्रिक्स थी जिसको मैं कह रहा हूँ W3, ये एक वेट मैट्रिक्स जो थी, इसका साइज़ क्या आ रहा है। इसमें अगली लेयर में कितने न्यूरॉन्स हैं? तो 2 रोज़ होंगी इसमें। तो प्रीवियस रो में कितने न्यूरॉन्स हैं? 2 न्यूरॉन्स और एक बायस, तो बेसिकली 3। तो ये 2 ज़रब 3 की मैट्रिक्स होगी। तो आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास 2 ज़रब 3 की ही मैट्रिक्स आ रही है। ठीक है जी, इसमें अब आप क्या देख सकते हैं कि दिस इज़ रेट ऑफ चेंज। ये जो मैट्रिक्स है ये मुझे क्या प्रोवाइड कर रही है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू ईच वेट ऑफ लेयर नंबर 3। यानी फॉर एग्जांपल ये जो एंट्री है, ये वाली जो एंट्री है, ये एंट्री मुझे क्या बता रही है? ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू दिस वेट, ये वाले वेट के विद रिस्पेक्ट। ये एंट्री मुझे क्या बता रही है? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर। यानी पहले तो आप इसे ये देख लें कि ये पहली रो है पहले आउटपुट न्यूरॉन के वेट्स के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर आया है, और दूसरी रो है दूसरे आउटपुट न्यूरॉन के वेट्स के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर। तो मैं अगर इसकी बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये दूसरी लेयर यानी दूसरे न्यूरॉन के किसी वेट के लिए ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर है। तो किस वेट के लिए है तो वो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा इस एंट्री से। A22 है तो A22 से इसमें कौन सा वेट आ रहा है? यानी ये A22 है, ये वाला न्यूरॉन A22 है, तो इसमें से ये वाला वेट आ रहा है जी इसमें। तो बेसिकली ये इस वेट के विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर है। तो मेरे पास वहाँ पे टोटल 6 वेट्स हैं, यहाँ पे भी मेरे पास 6 एंट्रीज़ आ गई हैं। अगर वहाँ पे ज़्यादा होंगे तो उस हिसाब से ये मैट्रिक्स बन जाएगी। तो सिंपल फार्मूला है कि पहले मुझे आउटपुट लेयर के न्यूरॉन्स के एरर्स कंप्यूट करने हैं और फिर उनको मुझे प्रीवियस लेयर की आउटपुट्स जिसमें 1 एक्सप्लिसिटली ऐड करके उसको ट्रांसपोज लेके मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। तो मेरे पास तमाम वेट्स के विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर आ जाएगा। ठीक है जी, और उसको फिर आगे आप जनरलाइज डेल्टा रूल में यूज़ कर सकते हैं एक ही साथ एक ही वक्त में सारे के सारे वेट्स अपडेट करने के लिए। कि कैसे? रूल क्या था कि रूल ये था कि ओल्ड वेट मैट्रिक्स लें, उसमें से माइनस कर दें लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू द वेट्स ऑफ दैट लेयर। तो मैंने क्या किया, ये वाली जो मैट्रिक्स है ये ओल्ड मैट्रिक्स थी जो मेरे पास पहले से वेट पड़े हुए हैं, उसमें से माइनस जो भी आपने लर्निंग रेट रखा हुआ है वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, और ये वाली मैट्रिक्स जो अभी ऊपर हमने कंप्यूट किया है इसके साथ ज़रब दे दें। तो अब आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका साइज़ भी 2 इंटू 3 ही होगा, और बेसिकली वो न्यू वैल्यूज़ ऑफ दी वेट्स होंगे जो वेट इस थर्ड लेयर के अंदर है। तो आई होप कि ये कितना सिंपल है आपको समझ आ गया होगा कि आपने सिंपली एरर्स कंप्यूट कर, जैसे पिछली स्लाइड पर मैंने बताया वो कंप्यूट किए, पिछली लेयर के जो आउटपुट्स हैं उस वाले कॉलम में बायस ऐड करके उसे मल्टीप्लाई किया, और जो जवाब आया वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू दी वेट्स था, उसे लर्निंग रेट से ज़रब दे के ओल्ड वेट मैट्रिक्स में से सबट्रैक्ट कर दिया। तो दिस इज़ दैट सिंपल। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम आगे इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास लास्ट लेयर की बात हम ना कर रहे हो बल्कि हम उससे पिछली लेयर के लिए ये काम करना चाह रहे हो, यानी अगर अभी हमने लास्ट लेयर के वेट्स को अपडेट करने के लिए तो देख लिया,
अगर हम उससे पिछली लेयर के वेट्स अपडेट करना चाहते हैं, लाइक ये वाले जो वेट्स हैं, इनको अगर हम अपडेट करना चाहते हैं, तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होंगे एरर्स किस लेयर के, इस लेयर के एरर्स चाहिए होंगे ये काम करने के लिए। और मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगी आउटपुट्स किस लेयर की, इस प्रीवियस लेयर की मुझे आउटपुट्स चाहिए होंगी। तो जी ये क्या कैसे होगा ये अभी हम देखेंगे कि मुझे नंबर वन तो सिंपली पहले मुझे ये एरर्स कैसे कंप्यूट करने हैं, यानी ये न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन है, या इस लेयर में जितने भी न्यूरॉन्स होते इनके मुझे एरर्स निकालने के लिए रिक्वायर्ड क्या है, मुझे रिक्वायर्ड है अगली लेयर के एरर्स। यानी कि अगर मुझे किसी भी एल लेयर के, अगर फॉर्मूला में देखें आप कि मुझे अगर किसी भी एल नंबर लेयर के एरर्स को अपडेट करना है, तो मैं उससे अगली लेयर के एरर्स को, ये आप देख सकते हैं कि दीज आर दी एरर्स ऑफ नेक्स्ट लेयर, यानी L+1 लेयर के एरर्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसके साथ, या यूँ समझ लें कि उसके नेक्स्ट लेयर के एरर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसको, उस नेक्स्ट लेयर के वेट्स का ट्रांसपोज लेके। ये देखिए, ये मैं पहले एरर कंप्यूट कर रहा हूँ। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मुझे ये मेरे पास लेयर नंबर 3 थी, और ये जो है जिस लेयर के अब मैं एरर निकालना चाह रहा हूँ ये लेयर नंबर 2 है। तो मुझे सेकंड लेयर के अगर मुझे एरर्स कंप्यूट करने हैं न्यूरॉन्स के, तो मुझे क्या चाहिए होगा, थर्ड लेयर की वेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो थर्ड लेयर की जो वेट मैट्रिक्स ये वाली थी, ये थी 2 × 3 की एक मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या बन जाएगी, 3 × 2, ये वाली मैट्रिक्स आ गई मेरे पास। यानी ये मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, ये ट्रांसपोज है, ये बेसिकली थी वैसे थी ये 2 × 3 की, जब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 × 2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, L+1, यानी अगर मैं एल लेयर यानी सेकंड लेयर के न्यूरॉन्स के लिए एरर निकाल रहा हूँ तो थर्ड लेयर के एरर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जाहिर बात है वो मैं पहले निकाल चुका हूँगा। तो थर्ड लेयर के अंदर मेरे पास जो एरर्स थे वो मैंने ये निकाले हुए हैं, पिछली स्लाइड में या उससे पिछली स्लाइड में हमने ये निकाले थे। तो ये मैट्रिक्स का साइज़ मेरे पास क्या है, 2 × 1। तो ये कंपैटिबल हैं, 3 × 2 × 2 × 1। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी जी, वो 3 × 1 की एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी, जो कि मैंने यहाँ पे कंप्यूट भी की है। ये जब इसे हम ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे इक्वल साइन आना चाहिए, ये वाली जो मैट्रिक्स है ये कंप्यूट होके आ जाएगी। आप ये ज़रब दे के देखें और क्रॉस चेक करें कि क्या यही आंसर आ रहा है कि नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 3 × 1, इसमें 3 रोज़ हैं, 1 2 3, और एक ही कॉलम है, वो एक ही एंट्री है अगर आप सारी देखें तो ये हमारे पास आ गया। इसे मैंने फ़िलहाल टेम्प में स्टोर किया है, इससे पहले मैंने टेम्प में स्टोर किया है, क्योंकि अभी ये जो जवाब आया है इसे मुझे एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, डेरिवेशन ऑफ सिग्मॉइड फंक्शन के साथ फॉर एल लेयर, यानी सेकंड लेयर की जो आउटपुट्स हैं ना जी, ये वाली जो सेकंड लेयर है, जिस लेयर के न्यूरॉन्स के एरर्स निकाल रहा हूँ उनके डेरिवेशंस के साथ, उन न्यूरॉन्स की आउटपुट्स के डेरिवेशंस के साथ मुझे इसे एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना है, जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से होगा। ये जो चीज़ है इसे मैं कह रहा हूँ कि डिस्कार्ड कर दें, यानी ये जो पहली रो है इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये बेसिकली जो है ये इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस बायस इनपुट। तो बायस इनपुट एक न्यूरॉन नहीं है कि हम उसके लिए एरर कंप्यूट करें। अलबत्ता ये जो नीचे वाले जितनी भी रोज़ हैं वो किसी एक न्यूरॉन को डिनोट कर रही हैं, एक न्यूरॉन को कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं, तो उनको हम यूज़ करेंगे। तो आप सबसे पहले इसकी पहली एंट्री या पहली रो में जो एंट्री आई है उसे डिस्कार्ड कर देंगे, और आपके पास अगली जो 2 रोज़ बचेंगी वो 2 न्यूरॉन्स के एरर्स होंगे। पहली रो पहले न्यूरॉन का एरर होगी सेकेंड लेयर में, और दूसरी रो सेकेंड लेयर में दूसरे न्यूरॉन का एरर होगी। तो अब आप इसे फिर आगे एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसके साथ, उस सेकेंड लेयर के आउटपुट्स, सेकेंड लेयर की आउटपुट्स के डेरिवेशंस के साथ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं G' आ रहा है आपके पास, और ये सेकेंड लेयर की आउटपुट्स हैं। इनके साथ जब आप एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आपके पास आएगी जी एक फाइनल मैट्रिक्स, जिसमें पहली रो जो है ये एक एलिमेंट है, और दिस इज़ द फाइनलाइज्ड एरर फॉर द फर्स्ट न्यूरॉन ऑफ सेकेंड लेयर। ठीक है, ये वाला जो न्यूरॉन है, ये फर्स्ट न्यूरॉन ऑफ सेकेंड लेयर, ये वाला जो न्यूरॉन है जी, ये वाला। ठीक है, और ये जो दूसरी रो है, इससे जो जवाब आ रहा है दैट इज़ द एरर ऑफ सेकेंड न्यूरॉन ऑफ सेकेंड लेयर, यानी कि ये वाला जो न्यूरॉन है। ठीक है, पहली रो हमने ऊपर इसलिए डिस्कार्ड कर दी थी कि वो बायस वैल्यू के लिए, बायस वैल्यू को कॉरेस्पॉन्ड कर दी। तो ये है जी एरर कंप्यूट करना, यानी इसमें हमने देख लिया कि अगली लेयर के एरर्स से पिछली लेयर के एरर कैसे निकलते हैं। आसान सा तरीका है कि अगली लेयर के एरर्स को के साथ मल्टीप्लाई करना है उस लेयर के वेट्स का ट्रांसपोज लेके, और जो जवाब आए उसमें से पहली रो वाली एंट्री डिस्कार्ड कर देनी है, और जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं या रिमेनिंग आपके पास मैट्रिक्स बचेगी उसको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर देना है जिस रो के न्यूरॉन्स के एरर निकाल रहे हैं उन न्यूरॉन्स के आउटपुट्स के डेरिवेशन के साथ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा तरीका आ गया कि किस तरीके से हम एरर कंप्यूट कर सकते हैं ऑफ ए प्रीवियस लेयर। अब इस एरर को इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल उसी तरीके से हम वेट्स भी अपडेट कर सकते हैं सेकंड लेयर के, जो मैं शुरू में बात कर रहा था, उसको हम अगली स्लाइड पर देखते हैं। तो तरीका वही है जो हमने आउटपुट लेयर के लिए इख्तियार किया था। अगर आपको याद हो तो मैंने आउटपुट लेयर के वेट्स को अपडेट करने के लिए क्या कहा था कि आप मतलब फ़र्ज़ करें आप थर्ड लेयर थी वो आउटपुट लेयर, तो थर्ड लेयर के वेट्स अपडेट करने हैं तो थर्ड लेयर के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनके एरर्स को मल्टीप्लाई कर दें उससे पिछली लेयर के न्यूरॉन्स के जो आउटपुट्स हैं उनके उसका ट्रांसपोज लेके। ठीक है जी, तो अब चूंकि हम ये वाले जो कह लेंगे वेट्स हैं इनको अपडेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वेट्स हैं सेकंड लेयर के वेट्स, अगर आप यहाँ पे देखें। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सेकंड लेयर यानी कि ये वाले जो एरर्स अभी हमने जो प्रीवियस स्लाइड में कंप्यूट किए हैं उसको मैं E2 कह रहा हूँ। तो सेकंड लेयर के एरर्स मल्टीप्लाइड बाई, तो इससे पिछली लेयर, ये जो लेयर है ये लेयर नंबर 1 है, इसके न्यूरॉन्स की आउटपुट का ट्रांसपोज लेके उससे ज़रब देनी है। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, 1 उसमें एक्सप्लिसिटली ऐड कर देना है। तो मेरे पास सेकंड लेयर के न्यूरॉन्स का एरर जो पिछली स्लाइड पर कंप्यूट किया था वो ये मैट्रिक्स है, इसको मैंने ज़रब दे दिया फर्स्ट लेयर के न्यूरॉन्स की आउटपुट्स आफ्टर एडिंग बायस टर्म उसके ट्रांसपोज के साथ। तो ये मेरे पास 2 इंटू 1 की एक मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज लेने के बाद ये एक 1 इंटू 3 बन जाएगी, दोनों कंपैटिबल हो जाएंगी। जब मैं ज़रब दूंगा तो मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगी, 2 इंटू 3 की। 2 इंटू 3 की इसलिए आएगी क्योंकि मेरे पास इस मैट्रिक्स में भी 2 इंटू 3, ये जो वेट मैट्रिक्स है इसका साइज़ भी मेरे पास 2 इंटू 3 ही है। तो जब ये काम हम करेंगे तो ये मेरे पास फाइनल ये वाली मैट्रिक्स आ गई। ये मैट्रिक्स में हर एक एंट्री बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर है विद रिस्पेक्ट टू अ वेट इन सेकंड लेयर। ठीक है जी, सेकंड लेयर के वेट्स में से हर एक वेट के विद रिस्पेक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर हमारे पास आ गया। अब इस रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर को इस्तेमाल करते हुए हम वेट्स को उसी तरीके से अपडेट कर सकते हैं जैसे हमने लास्ट लेयर के वेट्स को अपडेट किया था। ये हम अगली स्लाइड पर देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि अब आपने क्या किया, ओल्ड वेट मैट्रिक्स में से माइनस किया लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाई ये जो अभी आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर निकाला था विद रिस्पेक्ट टू दोज वेट्स। तो उसको आप इस्तेमाल करते हुए अब यहाँ पे आप इसे जो है वो अपडेट कर सकते हैं वेट्स को। और यही प्रिंसिपल, यही तरीका अब आप फर्स्ट लेयर के वेट्स को भी इस्तेमाल इसी तरीके को इस्तेमाल करके फर्स्ट लेयर के वेट्स को भी अपडेट कर सकते हैं। तो नतीजा ये निकला कि आपको जस्ट एरर्स, अगली लेयर के एरर्स से पिछली लेयर के एरर्स कंप्यूट करने होते हैं और उस पिछली लेयर और फिर उन एरर्स को आप इस्तेमाल करते हुए उस लेयर के वेट्स अपडेट कर सकते हैं। और उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि उस एरर के साथ आप पिछली लेयर के जो भी अभी हमने डिस्कस किया कि आउटपुट्स में एक बायस टर्म ऐड करके उसके साथ आप ज़रब दे देते हैं। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम एरर बैकवर्ड प्रोपेगेट करते जाते हैं और उनसे वेट्स को अपडेट करते चले जाते हैं। अब हम फाइनली बात कर सकते हैं बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम के हवाले से कि उसे हम फिर आगे किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
उसके लिए अगर आपके पास एक ट्रेनिंग सेट गिवन है, ये आपको पता ही है कि x जो है वो इनपुट सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, y जो है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो सुपरस्क्रिप्ट में एक नंबर लिखा हुआ है ये सैंपल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब x1 का मतलब है पहला सैंपल और y1 का मतलब है पहली आउटपुट। और इसी तरह से m नंबर ऑफ सैंपल्स हैं तो हमारे पास xm ym से मुराद ये है कि आखिरी सैंपल m नंबर सैंपल और उसके अगेंस्ट m नंबर आउटपुट। तो ये हमें डेटा गिवन है। अब हमने करना क्या है, एक एक सैंपल के लिए फॉर 1 to m, यानी बारी बारी एक एक सैंपल के लिए आपने सिंपली पहले वो A वाली मैट्रिक्स बनानी है या A वाला कॉलम। शुरू में आपने जो इनपुट आपको गिवन थी x की शक्ल में, उससे आपने A1, वैसे हम इसे A0 कह रहे थे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, चूँकि मैंने ये पोर्शन जो है ये मैंने किसी एक जगह से लिया है, जो रिमेनिंग सारा था वो मैंने खुद डिज़ाइन किया हुआ था। तो इस वजह से जहाँ से मैंने ये लिया है उसने 1 से पहली जो इनपुट लेयर है उसको स्टार्ट किया हुआ है, मैं इसे 0 से कर रहा था। तो बहरहाल वो आपकी जो भी इनपुट्स हैं उसको आपने पहले A वेक्टर में स्टोर किया, परफॉर्म किया फॉरवर्ड प्रोपेगेशन, और कंप्यूट क्या कर लिया, हर लेयर की आउटपुट कंप्यूट कर ली। ठीक है जी, जैसे मैंने शुरू में बताया फॉरवर्ड पास में पहले पहली लेयर की आउटपुट, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, एंड सो ऑन। जब आपने ये सारी आउटपुट्स जो हैं इनको कंप्यूट कर लिया, और फिर आपने जो है यूज़ करते हुए असल आउटपुट, डिज़ायर्ड आउटपुट को यूज़ करते हुए आपने लास्ट लेयर, कैपिटल L शो कर रहा है आखिरी लेयर को, आउटपुट लेयर को, उसके एरर को कंप्यूट किया, और फिर उस एरर की मदद से उसे पिछली लेयर के एरर को कंप्यूट किया, उसकी मदद से उसने पिछली लेयर के एरर को कंप्यूट किया, और यूं आपने सारी लेयर्स के एरर्स को कंप्यूट करके पहले से रख लिया। ठीक है जी, मतलब पहले आखिरी लेयर, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, फिर फोर्थ लास्ट, एंड सो ऑन। आपने सारी लेयर्स के एरर्स को कंप्यूट करके पहले रख लिया, और फिर आपने जो दूसरी चीज़ जो हमने देखी इन प्रीवियस स्लाइड्स कि अब आपने उन एरर्स को यूज़ करते हुए हर लेयर के वेट्स के विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर जो है वो आपने निकाल के रख लिया। यानी आखिरी लेयर के वेट्स के विद रिस्पेक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर निकाल लिया, फिर उसे पिछली लेयर के विद रिस्पेक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर निकाल लिया, एंड सो ऑन। सारी लेयर के वेट्स के विद रिस्पेक्ट आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर जो है वो निकाल के रख लिया, और फिर आपने डेल्टा रूल को यूज़ करते हुए पहले आखिरी लेयर के वेट्स को अपडेट किया, फिर आपने उससे पिछली लेयर के वेट्स को अपडेट किया, और फिर इसी तरह से आपने शुरू की पहली लेयर तक सारे वेट्स को अपडेट कर दिया। और ये प्रोसेस लूप के अंदर है तो ये रिपीट होता रहेगा, और उसमें फिर आप फॉरवर्ड पास, हर सैंपल के लिए पहले फॉरवर्ड पास चला, वेट्स अपडेट हुए, फिर दूसरे सैंपल के लिए फॉरवर्ड पास चला और वेट अपडेट्स हुए। तो इस तरह से ये फाइनली आप कंप्यूट कर सकते हैं। तो इन दिस लेक्चर मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हर एक न्यूरॉन को बारी बारी एक एक न्यूरॉन करके आउटपुट निकालें या एक एक वेट को पकड़ के अपडेट करें। हम अगर इस तरीके से मैट्रिसेस और वेक्टर्स में स्टोर करके रख लें अपने डेटा को, तो हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है मैट्रिसेस और वेक्टर्स को, और हमारा फॉरवर्ड पास भी कंप्लीट हो जाता है और बैकवर्ड पास भी उससे कंप्लीट हो जाता है। अब मैं एक सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो जो है उसमें मैं इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा इन मैटलैब, जिसके अंदर हम देखेंगे कि ये एक बहुत सिंपल है। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लूँगा जिसमें मैं एक 2 लेयर्ड आर्किटेक्चर यूज़ करूँगा, 1 हिडन लेयर, और फिर उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से ये मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हुए हम ये काम कर सकते हैं। आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे, एंड नाउ यू आर इन पोजीशन टू इम्प्लीमेंट दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।